आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास डी ट्रिपल एस बी पर बेस्ड है। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे समाज कार्य अनुसंधान, इसको कहते हैं सोशल वर्क रिसर्च। आपको बता दूं कि जो लास्ट टाइम में डी ट्रिपल एस बी में पेपर हुआ था 2019 में, उसमें यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया था, देखा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से तय है कि आप लोगों से परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ रिसर्च के अंतर्गत कुछ किताबों के नाम जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, हो सकता है आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो यहाँ एक किताब का नाम है, अगर हम बात करते हैं रिसर्च इन सोशल वर्क। रिसर्च इन सोशल वर्क की एक किताब है और ये किताब पब्लिश की गई थी 1957 में मैकडोनाल्ड मैरी ई के द्वारा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ये किताब। फ्लेशनर राउफ सी की बात करते हैं, इन्होंने सन 1949 में रिसर्च एंड स्टडी इन सोशल वर्क के बारे में लिखा था, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने एक किताब लिखा है, हालांकि रिसर्च से संबंधित नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रखें, ये सोशल वेलफेयर से संबंधित है। और ये किताब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर है और सन 1961 में आई थी, 1961 में आई थी। ट्रोपोडी का नाम आप हटा दीजिए, इनसे पेपर में सवाल अभी तक नहीं पूछे गए हैं और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मैकडोनाल्ड का नाम अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट किताब है। मैकडोनाल्ड जो अभी इन्होंने ऊपर आपने पढ़ा सोशल जो है रिसर्च इन सोशल वर्क, उसी के संबंध सन 1962 में सोशल वर्क रिसर्च करके आप पर्सपेक्टिव जो है नॉर्मन करके किताब लिखा, ठीक है। ये संपादित है एक प्रकार से, ठीक है, पोलंस्की के द्वारा। तो ये सोशल वर्क रिसर्च आप पर्सपेक्टिव के आधार पे किताब आई, यानी एक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में 1962 में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्लाउथ बी ट्रोपोडी का नाम हटा दीजिए, इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है हॉस बोल्ड का नाम। और सन 1953 में द फंक्शन ऑफ सोशल वर्क रिसर्च है ये, और ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और नाम है हॉस ओल्ड करके HS, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकती है द फंक्शंस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च में। वहीं अगर हम बात करते हैं, सर इनको नोट कर ले मैं। नहीं आपको मैं नोट करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बट ये मैं आप जब PDF पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे इन चीज़ों पर। बाकी तो ये PDF मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास में, है ना, आप इजीली देख सकते हो। ओके जहाँ भी आपको मैं बताऊंगा, अभी तो आपको बताऊंगा क्या नोट करना है। तो डेवी जे 1951 में एक किताब आई लॉविक के माध्यम से। लॉविक किताब का नाम है लॉविक द थ्योरी ऑफ इंक्वायरी करके किताब का नाम था। लॉविक द थ्योरी ऑफ इंक्वायरी एक किताब है, ये जॉन डेवी आप कह सकते हैं या जे डेवी कह सकते हो, 1941 में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सिंह का नाम हटा दीजिएगा, बोश का भी नाम हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं आगे। ये देखो इवरिट इवरिट ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है रिसर्च में। इन्होंने अप्लाइड रिसर्च फॉर बेटर प्रैक्टिस की बात किया था, तो 1992 में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और रोशन प्रोडक्टर के और स्टायर्ड MM करके 1999 में एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था सोशल वर्क रिसर्च एंड क्वेस्ट फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस थी इस किताब का नाम। आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रही है। मिशेल्स JD का नाम अगर हम बात करते हैं 1968 में डिस्कवरी ऑफ सोशोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये डी-ट्रिपल-एस-बी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये अभी तक तो मैंने उन किताबों के बारे में जिक्र किया है जो आगामी परीक्षाओं में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। फिर भी अभी हम और भी कुछ किताबों के बारे में देखेंगे और मैं यहाँ लिखूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि एग्ज़ाम UGC नेट में सोशल वर्क में पूछा जा चुका है, तो उन किताबों को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, रिसर्च के संबंध में रहेंगी, प्लीज़ उसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे एक किताब है द रोमांस ऑफ रिसर्च किताब है ये। और इस किताब की जो लेखक हैं उनका नाम है
रेडमैन एवं मोरी, रेडमैन एवं कह लीजिए, एंड कह लीजिए, और कह लीजिए, नाम है मोरी। इनकी किताब पब्लिश की गई थी सन 1923 में, 1923 में। दूसरा, द लिमिटेशन, द लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिसर्च, ऑफ सोशल रिसर्च, और ये किताब पब्लिश की गई थी शिपमैन के द्वारा। क्या नाम था? शिपमैन था। और शिपमैन ने सन 1988 में ये किताब पब्लिश की थी। तीसरी, मेथड्स, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये जरूर लिखिएगा आप सभी लोग कॉपी पर, सोशल रिसर्च। और ये किताब पब्लिश की गई गुड्डन हार्ट के द्वारा, गुड्डे एवं हार्ट के द्वारा। रिसर्च में एक इनकी परिभाषा बड़ी फेमस रही है। जितनी भी मेडिकल सोशल वर्क के पेपर हुए हैं, मैं आपको बता दूं, वो परिभाषा जरूर इनसे पूछा गया है ना। परिभाषा किसी को पता है? क्या परिभाषा थी? समग्र न्यायादर्श में, समग्र न्यायादर्श एक जनसंख्या का लघुत्तर भाग है, जनसंख्या का लघुत्तर यानी छोटा कह लीजिए भाग है। ये डेफिनेशन गुड्डन हार्ट की थी। और ये जो किताब पब्लिश की गई सन, सबसे पहले 1992 में आई, फिर एडिशन हुआ 2017 में आया। और यही किताब मेथड इन सोशल रिसर्च एक विद्वान और पब्लिक किए, और उनका नाम था डेविड बेली। और सन 1978 में ये किताब जो है पब्लिश किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सोशल रिसर्च, केवल सोशल रिसर्च। एक मिनट, सोशल रिसर्च। और ये किताब जो पब्लिश की गई लुडबर्ग के द्वारा, लुडबर्ग के द्वारा सन 1953 में, 1953 में। किताब एक आई, द ग्रामर, द ग्रामर ऑफ साइंस, ऑफ साइंस। इस किताब के अगर कोई लेखक हैं तो क्या नाम बताएंगे इस किताब के लेखक का नाम? द ग्रामर ऑफ साइंस, बताइए। पता है किसी को? नहीं पता सर। पियर्सन। क्या नाम था? कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, 1892 में। और एक किताब की बात और करते हैं, और द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर साइंटिफिक, साइंटिफिक रिवैल्यूएशन। और ये किताब आई कोहन के द्वारा, कोहन के द्वारा 1962 में। और एक लास्ट किताब लिख लीजिए, द लॉजिक, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक, साइंटिफिक डिस्कवरी, डिस्कवरी। और ये किताब आई कार्ल पावर, ठीक है, पापर भी कहा जाता है इनको, तो कार्ल
पापर सन 1934 में। तो ये अभी आप लोगों ने कुछ किताबों का नाम देखा है जो मैंने शुरुआत में समाज कार्य शोध या समाज कार्य अनुसंधान के द्वारा आपके बताया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो समाज कार्य आप शोध देख रहे हैं, ये समाज कार्य शोध बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो समाज कार्य के अंतर्गत ये एक सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सहायक प्रणाली के अंतर्गत। इसे ही हम कह सकते हैं गौड़ प्रणाली भी, इसे ही हम लोग बोल सकते हैं द्वितीयक प्रणाली भी। और ये जो प्रणालियों के बारे में जिक्र कर रहा हूं आपसे, ये W.A. फ्रिडलैंडर ने दिया है। एक प्राथमिक प्रणाली था और एक सहायक प्रणाली थी। सहायक प्रणाली के अंतर्गत आप आज शुरुआत कर रहे हैं समाज कार्य शोध। 2 दिन बाद आप स्टार्ट करेंगे समाज कल्याण प्रशासन, और उसके बाद आपके समाज कार्य के अंतर्गत एक सोशल एक्शन आता है जो सामाजिक क्रिया की भूमिका निभाता है। फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि समाज कार्य शोध में जो है सहायक और द्वितीयक प्रणाली जो है वो फ्रीडलैंडर ने दिया हुआ है। समाज कार्य शोध में सहायक प्रणाली नहीं, सहायक प्रणाली में समाज कार्य शोध वाल्टर एंडर फ्रीडलैंडर ने दिया है, ऐसे बोलो। समाज कार्य में 2 प्रणालियां थी, एक सहायक और एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। द्वितीयक को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है, जो कि फ्रीडलैंडर ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज कार्य की बेसिकली 6 प्रणालियां हैं, है ना? तो 3 आपकी प्राथमिक प्रणाली में आ जाती है, जी सर। 3 आपकी सहायक प्रणाली में आ जाती है। अब ध्यान सुनिए, समाज कार्य शोध बेसिकली समाज कार्य शोध की एक सहायक प्रणाली होने के नाते इसके माध्यम से कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्या का समाधान कुछ इस प्रकार करता था कि जिससे व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, है ना? इस दिशा में समाज कार्य शोध क्रमबद्ध और तार्किक पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों का क्या करना है? सत्यापित करना। तो 2 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों को क्या करना है? सत्यापन करना है। और उन वस्तुओं, अवधारणाओं और प्रतीकों को व्यवस्थित करना जिसका उद्देश्य ज्ञान को विकास करना और उसके सत्यापन करने से होता है, उसके सत्यापन करने से होता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहता क्या है समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत शोध है। कहता है कि सामाजिक अनुसंधान का मतलब है या तात्पर्य है, अभिप्रेत है या अभिप्राय है उस अनुसंधान से जिसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्ध विधियां प्रस्तुत करके सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही समाज कार्य शोध कहलाता है। तो जब भी सवाल बनाए भी जाते हैं तो वह बेसिकली बेस्ड होते हैं, है ना? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग कि आवश्यकताओं की माप करने से संबंध में, सेवाओं के मापन से संबंध में, सामाजिक घटनाओं के संबंध में, नवीन ज्ञान के संबंध में और पुराने तथ्यों को सत्यापन के संबंध में इत्यादि चीज़ों पर आधारित होता है। तो पेपर में एक बार सवाल पूछा गया था और यह सवाल आया था कि भारत में समाज कार्य के संबंध में शोध कार्य अधिकतर जो हुए हैं वो किस रूप में हुए हैं? अधिकतर। तो मैं एक बार सवाल लिखता हूं ताकि आप समझते भी चलिए साथ साथ। तो एक बार सवाल पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसके बाद समझाकर फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सवाल क्या था? सवाल था कि भारत में ठीक है समाज कार्य के संबंध में शोध कार्य अधिकतर हुए हैं, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन भी 4 दिए गए थे और ऑप्शन बड़े इजी आए हुए थे। उसमें एक ऑप्शन में आया था ए वाले में आवश्यकताओं के मापन पर,
यानी बेस्ड था आवश्यकता पर। ऑप्शन बी था मापन पर। ऑप्शन सी था A+B। ऑप्शन डी था आपका इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। A+B सर, आवश्यकता और उसके मापन पर। बिल्कुल, यहाँ जो था आवश्यकताओं पर बेस्ड था और मापन या सेवाओं के मापन, आप यहाँ पे सेवाओं के मापन भी कह सकते थे, सेवाओं के मापन पर, ठीक है, इस पर भी ये बेस्ड था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो जाता था वो आपका करेक्ट हुआ था A+B दोनों। कभी कभी यहाँ पे कथन वगैरह भी लेकर सवाल पूछता है, जैसे समाज कार्य शोध के उपयोग से व्यक्ति समाज संबंध में हर प्रकार के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करती है क्या? तो बात करेक्ट था, ऑप्शन आपका वो करेक्ट था, यस सत्य है। कारण के रूप में आया कि व्यक्तियों की सहायता में मदद करती है, बिल्कुल ये भी सत्य था। इस प्रकार से वो सही तरीके से व्याख्या भी हो। तो इस तरीके के सवाल जो है बेसिकली मिलते हैं। तो समाज कार्य शोध में ना सिद्धांत हो गए, प्रविधियां हो गई, अवधारणाएं हो गई, ये सब भी विकसित होते हैं। अवधारणाएं हुए, सिद्धांत हुए, प्रविधियां, ये सब बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल्स, थ्योरीज वगैरह जो है रिसर्च के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक अनुसंधान में दो शब्द हैं, एक सामाजिक है, दूसरा अनुसंधान है। सामाजिक का अर्थ क्या होता है? समाज से संबंधित है, अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थ या मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी से संबंधित ना हो, उस परिप्रेक्ष्य में हम रिलेट कराते थे समाज को लेकर। हालांकि पेपर में सवाल भी बनता है, पूछा भी जाता है कि भाई बताइए जरा समाज की परिभाषा क्या है। तो समाज की परिभाषा क्या है भाई? एक प्रकार से आप आसान शब्दों में कह सकते हैं, एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक व्यापक समूह को ही कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, वही समाज है कि नहीं? जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करेंगे एक समुदाय में, या एक से अधिक जो लोग हैं समुदाय में मिलकर एक जो समूह बनाया गया है बड़ा सा, उस बड़े से समूह में अगर व्यक्ति मानवीय कोई क्रियाकलाप कर रहा है तो वही तो समाज है। अर्थात समाज से संबंधित, समाज का मतलब क्या है? सामाजिक का अर्थ क्या बनता है? समाज से संबंधित, यानी किसी भी व्यक्ति, यानी किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थ या मनुष्य के अलावा, निर्जीव पदार्थों के और मनुष्य के अलावा भी किसी अन्य प्राणी से संबंधित ना हो, इस परिप्रेक्ष्य में भी हम रिलेट करा सकते हैं कि ये रिलेट कराता है समाज। तो समाज सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्था है, अथवा आप ये कह सकते हो कि जाल ताना बाना है, जिसमें किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता से बोध कराता है, या एक प्रकार से समझ कराता है, वो एक प्रकार से समाज हो जाता है। दूसरी तरफ अनुसंधान है। अनुसंधान शब्द का अगर हम बात करें, अंग्रेजी में रिसर्च शब्द कहते हैं, हिंदी का रूपांतरण है। ये दो भागों में डिवाइड है, री प्लस सर्च से बनाया गया है। आप आसानी से कह सकते हो कि री का जो अर्थ होता है वो पुनः होता है, सर्च का जो अर्थ होता है वो खोज करना होता है। अतः हम अनुसंधान यानी रिसर्च का जब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है पुनः खोज करना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि बार बार खोजने से संबंधित है, वही क्या है? रिसर्च है। वही क्या है? रिसर्च है। तो रिसर्च भी कई शब्दों अगर हम बात करते हैं तो कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा दिया, कहा कि अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक जांच ही रिसर्च कहलाती है। तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन में लिखना भी चाहूँगा ताकि आप उसे नोट भी कर सकें, है ना? तो ये नोट करने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो अनुसंधान विशेष रूप से, समझते चलिएगा, विशेष रूप से नए तथ्य, है कि नहीं? नए तथ्य या नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक जांच है, वही रिसर्च है। ठीक है। तो समाज कार्य शोध के अंतर्गत जब समाज को रिलेट करके बताया जा रहा हो, जब केवल अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करना या उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया बताई जा रही हो, तो वो रिसर्च हो जाएगा, है ना? तो रिसर्च का मतलब यही होता है कि किसी कार्य को बेसिकली क्रमबद्ध तरीके से आप करिए, क्योंकि समाज कार्य एक व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज की अधिक से अधिक सहायता और विकास और उन्नति करने का प्रयत्न कर सकें आप। ठीक है, इस चीज़ों को बेसिकली रिसर्च कहते हैं।
तो मनुष्य स्वभावतः एक प्रकार से जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ना, और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह समाज में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में विविध प्रश्नों को खड़ा कर देता है और स्वयं ही उन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करता है। यहीं से शोध की प्रक्रिया क्या हो जाती है, फिर प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यहीं से तो समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली होने के नाते यह समस्या से जो भी उस समाज में समस्याएं हैं, जिसके माध्यम से समस्या से प्रभावित लोगों की जानकारी करने और या उनके हल को, यानी एक प्रकार से उनकी समस्या को, जो उनकी समस्या है उनको हल करने का एक महत्वपूर्ण कार्य दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समाज कार्य शोध कह सकते हो। अब समाज कार्य शोध के अंतर्गत और भी डेफिनेशंस दिए गए हैं, हम देखेंगे अभी। यहाँ पे देख सकते हैं, समाज कार्य एक व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति को अधिकाधिक सहायता और विकास और उन्नति करने का प्रयत्न करता है, और इसके अंतर्गत सिद्धांत हो गए, तरीके हो गए, ढंग हो गए, निपुणता हो गए, प्रविधियां हो गए, सिद्धांत हो गया इत्यादि चीज़ों का प्रयोग होता है। अतः इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील और विकासशील प्राणी है। समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है कि वह नए नए तरीकों को खोजता रहता है। और ये जो नए नए तरीके खोजने की बात हो रही है, जहाँ क्रमबद्धता और तार्किकता की बात हो रही है, जहाँ पुराने तथ्यों को सत्यापित करने की बात हो रही है, जिसके माध्यम से अवधारणा, वस्तु, सिद्धांत, प्रतीक जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तुरंत दिमाग आपका क्लियर जो है वहाँ पे जाना चाहिए कि ये समाज कार्य शोध है। कहता है सिद्धांतों का सत्यापन एवं पुनर्स्थापन, नवीन ज्ञान की खोज, ये सब आपके समाज कार्य शोध के पार्ट है। तो इसी आवश्यकता अनुसार कार्य कारण संबंधों को भी एक प्रकार से ये स्पष्ट करता है। उसके बाद एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि चूंकि समाजकार की व्यक्तियों की समस्या से संबंधित होता है, अतः समाजकार अनुसंधान में भी संबंधित सिद्धांत हो गए, अवधारणा हो गए, प्रविधियां हो गई, निपुणता हो गई इत्यादि के विषय में खोज करती है। सारांश के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि उपचार और सेवा प्रदान करने की विविध प्रणाली और आवश्यकताओं और उससे संबंधित नए साधनों की खोज करता है, वही समाज कार्य शोध कहलाता है। अनुसंधान के उद्देश्य सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास और वृद्धि करना है। समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसके द्वारा समाज कार्य के नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में समाज कार्य सामाजिक विद्वानों के अनुसंधान के तरीकों को अपनाने में हिचकिचाते थे, अतः समाज कार्य अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीकों को प्रमाणित नहीं किया जाता था या नहीं किया गया। अब तो ये चीज़ें बेसिकली क्लियर कट है कि समाज कार्य शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके जो होते हैं वो लागू होती हैं, और यही कारण है कि इसको व्यावसायिक रूप दिया गया और आप जो है प्रमाणित भी कर सकते हैं। तो यथार्थता, प्रामाणिकता, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली समाज कार्य शोध के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि नए ज्ञान एवं तरीकों के विकास के साथ साथ अनुसंधान का जो क्षेत्र है अब भी बढ़ता जा रहा है, परंतु सामाजिक अनुसंधान और समाज कार्य अनुसंधान में अंतर है। अब ध्यान सुनिएगा, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक मूल्यों पर, धारणाओं और कार्यकारण संबंधों को निरपेक्ष भाव से देखता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक परिणामों से संबंधित हो, अतः ऐसा अनुसंधान विशुद्ध अनुसंधान होता है। परंतु समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक शक्तियों का अध्ययन करता है व्यक्ति के संदर्भ में। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके, और वह देखता है कि नए अनुसंधान किस प्रकार सेवार्थी यानी व्यक्ति हो गया, समूह हो गया, संपूर्ण समुदाय हो गया, इसकी सेवाओं में वो सुधार ला सके। तो यही कारण है कि समाज कार्य शोध जो है एक प्रकार से सत्य भी साबित हुआ है और सही तरीके से काम कार्य भी इसी के अंतर्गत संचालित होता है। व्यवहारिक परिणाम का जो संबंध रहा वो बेसिकली अब विशुद्ध रहा, और वो रहा सामाजिक अनुसंधान में, लेकिन समाज कार्य अनुसंधान में नहीं रहा। कारण ये था कि वहाँ केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तीनों चीज़ों पर जो है एक प्रकार से सुधार करता था। तो मैं आपसे कहूँगा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि जो समाज कार्य शोध है वो सेवार्थी, समूह और समुदाय पर आधारित था। इनमें सुधार करता है, व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है, इसलिए ये व्यावसायिक है और इसमें सक्सेस भी है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो निष्कर्षों का व्यवहारिक परिणाम से संबंधित है। निष्कर्ष पर व्यवहारिक परिणाम, निष्कर्ष रिजल्ट के, जो रिजल्ट का व्यवहारिक परिणाम है उससे संबंधित है ना। तो निष्कर्ष भाई यहाँ पे देखो, कहना तो ये उचित नहीं होगा कि निष्कर्ष के ईश्वर का परिप्रेक्ष्य में अगर आप काम कर रहे हो तो पॉजिटिव आए, है ना, या नेगेटिव आए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा।
तो यहाँ पर इसने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को शामिल किया। कारण ये था कि व्यवहारिक परिणाम दिया, और व्यवहारिक परिणाम रिसर्च में बेसिकली क्या हुआ, विशुद्ध अनुसंधान के नाम से जाना गया। और अभी आप देखेंगे विशुद्ध अनुसंधान क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आप, उसके टाइप में। अब कुछ विद्वानों ने परिभाषा डिफाइन किया, जैसे एक वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर है, जिन्होंने समाज कार्य के 2 भागों में डिवाइड किया है। तो इनकी परिभाषा में कीवर्ड आप ध्यान रखिए कि प्रणालियां जरूर शब्द यूज होती हैं, क्योंकि ये प्रणालियां ही देते, इसलिए प्रणालियां इनका नाम जरूर आता है इनके परिभाषा में। तो समाज कार्य शोध का अर्थ इन्होंने बताया कि समाज कार्य के संगठन कार्य एवं प्रणालियां की वैधता का आलोचनात्मक अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है गणवेषण, गणवेषण का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान यानी शोध, और वैज्ञानिक जांच जिन्हें प्रमाणित किया जा सके और इसका सामान्यीकरण किया जा सके, समाज कार्य ज्ञान और निपुणता की वृद्धि कर सकता है। तो अभी आप लोगों ने एक परिभाषा समाज कार्य की भी पढ़ा था कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है। कला और विज्ञान कहने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर था। कारण ये था कि भाई कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसके प्रति आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। किसी समस्या का अगर आप समाधान कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी कला होनी चाहिए। इमिडिएटली आप उसमें लचीलापन का एक थ्योरी लागू करें, और अगर लगे कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो तुरंत वहां पर अपने टेक्निक को बदल दीजिए। तो यही कारण था कि एक कला है, एक आर्ट है, ये कहा फ्रीडलैंडर ने। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक विज्ञान है। अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो विज्ञान इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि कोई भी काम अगर आप करेंगे तो वो क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, पुराने तथ्यों को सत्यापित करेंगे, है ना, कौशल पर बेस्ड करेंगे, नए तथ्यों के आधार पे आप सिद्धांत बनाएंगे, कौशल बनाएंगे, ठीक है, निपुणता बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, इत्यादि चीजों को आप लागू करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक होने के नाते, सुव्यवस्थित होने के नाते, क्रमबद्धता होने के नाते इन्होंने कहा कि समाज कार्य एक कला है। तो इनकी परिभाषा में प्रणाली के साथ साथ कला और विज्ञान दोनों चीजें भी इन्वॉल्व होती है। तीसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समाज कार्य शोध के अंतर्गत एक परिभाषा और वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग, इनमें क्या कहा गया कि समाज कार्य शोध जो है एक अध्ययन और परायण अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब शोध है, जो सामान्यतः आलोचनात्मक, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं आलोचनात्मकता का मतलब। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने कोई बात कही है, मेरे द्वारा कोई बातें कही गई हैं, तो आप अपनी बातों को यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं होकर अगर ये चीज़ें हो तो और सुटेबल रहेगी। तो इसका मतलब आप ये मेरी बातों को गलत साबित नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बातों को आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। तो पीएचडी में एक बार सवाल आया था आलोचना को लेकर कि पूछा गया कि बताइए आलोचना का तात्पर्य क्या होता है। तो वहाँ पर आप जरूर ये शब्द को रिलेट करिएगा। केवल एक बात सुन लीजिए ध्यान से कि अगर मैं कोई बात आपके सामने कह रहा हूँ, पूर्णतः आप मेरी बातों को गलत ना कहकर आप अपनी बात या अपनी तर्क वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कहते हैं कि आपने मेरी थ्योरी का या मेरी बातों का आपने आलोचना की है। और आलोचना ही करना अच्छी बात होती है, उचित होता है। रिसर्च में आलोचना इन्वॉल्व है। तो वेबस्टर के अकॉर्डिंग कहा गया कि सामाजिक शोध के अंतर्गत एक अध्ययन परायण अन्वेषण है जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यंत विस्तृत जांच और परीक्षण के रूप में होता है, जिसका अर्थ होता है स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचनाओं के आधार पर पुनः विचार करना। और रिसर्च यही कहता है कि बार बार आप खोजो, बार बार आप तथ्य को जुटाओ, यही रिसर्च है। तो सूचनाओं को, नवीन सूचनाओं के आधार पर आप पुनः विचार करते जब है तो वही वेबस्टर की परिभाषा बन जाती है। वहीं सोशल वर्क ईयर बुक सन 1949 में एक परिभाषा आई, तो एक ही अकॉर्डिंग, हालांकि आप सोशल वर्क ईयर बुक कहिएगा ये बेटर रहेगा, इसी को एक ही कहा जाता है ईयर बुक। तो समाज कार्य शोध का अर्थ इन्होंने कहा कि समाज कार्य के कार्यों और प्रणालियों के वैधता और वैज्ञानिकता की जांच होती है। देखो समाज कार्य शोध बेसिकली हम आपको बता दें कि रिसर्च के अंतर्गत तर्कवाद हो, अनुभववाद हो, प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन हो, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन हो, ठीक है, यहाँ तक कि आपको अगर पूछा जाए कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, देखो व्यक्तिनिष्ठता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ रिसर्च में, मैं आप लोगों से सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में वस्तुनिष्ठता। ये विश्वसनीयता, निश्चितता और वैधता, वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? आप कहते हो ना, जैसे आप फ़ोन अपना रिचार्ज कराते हो तो उसकी वैलिडिटी 30 दिन तक रहती है,
उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। जैसे 30 दिन नहीं होती, 28 दिन का होता है ना। आपकी जो नंबर अगर आप जब रिचार्ज कराते हो अपने फ़ोन को तो 28 डेज़ की वैलिडिटी होती है। तो उसको वैलिडिटी, अब आप समझ गए होंगे कि वैलिडिटी कुछ निर्धारित समय होता है ना। तो ये विश्वसनीयता से संबंधित होती है, क्योंकि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठता और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। जब आपका रिसर्च वस्तुनिष्ठता और त्रुटि, किस त्रुटि से, सिस्टमैटिक एरर से, व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होगा, तो आप समझिएगा कि ये वैलिडिटी बता रहा है। तब आप क्या समझिएगा कि ये वैलिडिटी बता रहा है। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, ठीक है, उसका मतलब वैधता होता है। और देखो उसमें वैधता भी दो टाइप की होती है, एक आंतरिक वैधता भी होती है, एक बाह्य वैधता भी होती है। आंतरिक वैधता सुनिश्चित करने का अर्थ यह दर्शाती है कि जहां दो वेरिएबल आए, जैसे मैंने कहा कि बालक बालिकाओं का सार्थक अंतर बताइए, तो आपने बालक एक वेरिएबल रखा और एक बालिका वेरिएबल। ये वेरिएबल यही होते हैं, वेरिएबल का मतलब चर होता है। मैं अभी आपको चर को बताऊंगा। चर दो टाइप के होते हैं, वही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल भी कई टाइप के होते हैं। अब देखिए, जहां मैंने दो या दो से अधिक वेरिएबल बताया, मैंने कहा बालक बालिका का सार्थक अंतर, तो इनके बीच का जो अंतर, जो कारण संबंध है, उनको स्थापित कर रहा है, तो वो आंतरिक वेरिएबल है। और एक एक्सटर्नल होता है जिसको एक बाह्य वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अध्ययन को जो प्रभावित कर रही हो, जो अध्ययन को प्रभावित कर रही हो। जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन से आपने स्टडी को क्या कर दिया, मोटिवेशन से आपने स्टडी में तीव्र गति बढ़ा दिया, तो मोटिवेशन एक एक्सटर्नल हो गया, एक बाहरी वेरिएबल आ गया। बालक बालिकाओं में अगर मैं बात करूं कि मोटिवेशन, जैसे कोई चीज़ हो रही है, जैसे आप मान लीजिए एक बीमारी है, एक बीमारी के लिए आपने दवा दिया। अब दवा से प्रभाव, मतलब उस दवा में क्या चीज़ें हैं कि जिससे वो जो प्रभावित व्यक्ति था बीमारी से, वो सक्षम हुआ। तो जो रीज़न के रूप में आ रहा है, जो कारण के रूप में उभर के आ रहा है, वो बाह्य वेरिएबल होता है। और वही बाह्य वेरिएबल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बाह्य वैधता की भूमिका, बाह्य वैधता। अब उसी बाह्य कारकों को नियंत्रित करता है, बाह्य कारकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और वो करता है क्या, बाह्य वेरिएबल, बाह्य वैधता, ठीक है। एक एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, जनरलाइजेशंस होते हैं, ये सब क्या है, उसके पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब कभी समाज कार्य की कार्य और प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच हो रही हो, ठीक है, भाई वैलिडिटी में आपको पता है जांच हो रही है। वैलिडिटी में आपने कई चीज़ें देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया आपने, एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी देख लिया, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ रहा था, उनकी आप वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से आप जांच कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं। जो वो देखो, रिसर्च करने का एक फॉर्मेट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप ऊट पटांग कोई काम करोगे। रिसर्च करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से जब आप काम करते हैं तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक जांच। उसके बाद अब देखिए, कुछ विद्वानों ने और परिभाषा कहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो एक देखो मैकडोनाल्ड है, अभी आप लोगों ने समाज कार्य शोध की किताब भी देखा इन्होंने इनकी, और इनके अंतर्गत इनका परिभाषा भी है। कहते हैं कि समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत वे प्रश्न शामिल होते हैं जो समाज कार्य को सेवाओं के नियोजन और प्रशासन के बीच उठते हैं, जो समाज कार्य के तत्वाधानों में के अंतर्गत खोज करने के लिए उपयुक्त होते हैं। सिंपल सी बात है, आपने कोई प्रश्न उठाया, समाज का रिसर्च कर रहे हो, और रिसर्च के दौरान कोई अगर क्वेश्चंस उठ रहा है मन में, कोई प्रश्न शामिल हो रहा है आपके मन में, अब उस प्रश्न के आधार पे समस्या का आपको समाधान करना है। ये नहीं कि प्रश्न क्यों बनाते हैं, प्रश्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि समस्या तो या तो उसकी आइडेंटिफाई हो जाए या तो समस्या का समाधान हो जाए। तो आइडेंटिफाई में मैंने कहा कि भाई ये समस्या आपके पास कब आई, ये प्रश्न बना। तो उसने कहा कि भाई जब मैं 13 साल का था तो ये समस्या आई, मतलब उसका उत्तर रहा। तो इसी तरीके से जब आप किसी समस्या का समाधान करेंगे ना, तो सिस्टमेटिक, एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जन्म से पहले, यानी अगर मैं बात करूं गर्भधारण के समय, अब इसकी हिस्ट्री लेना है। उसके बाद जहाँ तक है उसके बाद गर्भधारण के समय के बाद से अगर हम बात करें तो जन्म से पहले, उसके बाद आता है जन्म के समय, उसके बाद आता है जन्म के बाद, है ना। ये देखो क्रम है, एक ऐसे प्रश्न बनने चाहिए। गर्भधारण के समय कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है,
भाई जैसे अल्कोहल, निकोटीन इत्यादि चीज़ों का धारण तो नहीं किया था उसने, महिला ने, ठीक है, या पुरुष ने, ठीक है, दोनों चीज़ें पूछे। जन्म के पहले की बात, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, सॉरी, है ना, जैसे हालांकि गर्भधारण का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसको पता करना पड़ता है कि कोई डिजीज़ नहीं थी महिला को, जैसे पीलिया वगैरह होता है तो बच्चों को भी वो चीज़ें प्रभावित कर देती है ना। फिर अगर हम बात करते हैं जन्म के समय सही तरीके से उसकी डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, मतलब प्रशिक्षित दाई थी या कोई डॉक्टर था या हॉस्पिटलाइज हुआ, किस तरीके से हुआ, नॉर्मल थी या ऑपरेशन से हुआ, ये जन्म के समय देखेंगे। जन्म के बाद उस बालक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, प्रॉब्लम मतलब जैसे वो कहीं बेड से नहीं गिर गया हो, ठीक है, और भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी उसे कोई आघात ना पहुंचा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछे। तो ये क्रमबद्ध से प्रश्न बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को बेसिकली एक तत्वाधानों के अंतर्गत जो है खोज की जाती है, तो यही समाजकार्य शोध होता है। बड़ा आसान है सोशल वर्क रिसर्च, अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ेंगे एक सिस्टम से ना, तो आप आसानी से समझ पाएंगे सही चीज़ों को। उसके बाद आता है एक विद्वान का नाम रिपल। रिपल एक विद्वान है, इन्होंने एक परिभाषा कहा कि समाजकार्य शोध जो है व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होता है। देखिए बेसिकली क्या है, जो व्यवहारिक समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो वो विशुद्ध अनुसंधान बन जाता है। इसमें कहा गया कि व्यवहारिक समस्याओं से स्टार्ट होता है और जिसका उद्देश्य ये होता है कि उस ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना जिससे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में क्या होता है, प्रयोग में लाया जा सके। अब बात करेक्ट है, जब किसी व्यवहारिक समस्याओं को आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे जो समस्या है उसके पास प्रॉब्लम, उस समस्या से, अच्छा अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्या जानते हो, आप सबसे पहला आपके मन में यही सवाल उठता है कि अभी आपके सामने क्या समस्या है, पहला प्रॉब्लम बताइए। तो जो वर्तमान जो करंट लेवल है उसका, जो करंट प्रॉब्लम्स है उसकी, हम उसको डिनोट करते हैं। वही करंट जो मैं गया आपके पास, मैंने कहा कि भैया मेरे पास ये समस्या है, तो आपने कहा हाँ ठीक है। अब यही समस्या क्या कहलाती है, व्यवहारिक समस्या से प्रारंभ होती है, यही होती है व्यवहारिक समस्या। व्यवहारिक शब्द ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है, जो मुझसे स्टार्ट हो रही है, जो करंट लेवल से स्टार्ट हो रही है, जो वर्तमान में इस समय है, तो ये उसी से प्रारंभ होती है, जिसका उद्देश्य ये होता है ज्ञान का विकास करना और सामाजिक कार्यक्रमों का नियोजन करना। अब देखो ये सहायक प्रणाली है, तो सहायक प्रणाली के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है, कोई कार्य नीति नियोजन कार्यक्रम इत्यादि के माध्यम से ही किया जाता है ना, इत्यादि। और इसी वजह से तो फ्लोरेंस होलिस ने केसवर के पाठ को ही वो यही साफ शब्दों में कह दिया कि जो चीज़ें आप प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष रूप से आप समस्या का समाधान कर रहे हो, वो क्लाइंट के सामने आमने सामने बैठकर वो प्रत्यक्ष है। जहां आप क्लाइंट से दूर होकर अमूर्त तरीके से उसकी समस्या का समाधान कर रहे हो, वो अप्रत्यक्ष है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिसका उद्देश्य ज्ञान का विकास और सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में प्रयोग लाया जाता है, वही समाजकार्य शोध होता है, ये रिपल महोदय कहते हैं। तो ये थी परिभाषा। अब हम देखेंगे समाजकार्य शोध के अंतर्गत कुछ विशेषताएं होती, जैसे आपको मालूम है कि मान लीजिए आपके अंदर कोई खास बात होगी, तो आपकी वो विशेषता होती है, ठीक है, आपकी वो विशेषता, मान लीजिए एक बुक है उसकी विशेषता होती है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो उसकी एक विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार से रिसर्च यानी शोध, समाजकार्य शोध की एक विशेषता होती है। इसकी ये विशेषता है कि अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया, सहायक प्रणाली जो है अप्रत्यक्ष है, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे फेस टू फेस नहीं होता है। कभी कभार ऐसी कंडीशन बनती है जब मान लीजिए बाय द वे अगर आप रिसर्च कर रहे होते हो और उस दौरान प्रॉब्लम आ गई सेवार्थी को और उस दौरान आप फेस टू फेस कार्य कर रहे हो, तो उसमें लचीलापन लाते हो ना, तो वहां पर चीजें भूमिका निभाती है कि प्रत्यक्ष, तब वो केस वर्क कहलाएगा ना कि समाजकार्य शोध कहलाएगा। लेकिन इसकी खास विशेषता यही है, इस बात को ध्यान रखिए कि सहायक प्रणाली है, तो सहायक प्रणाली जो भी है, जैसे चाहे वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोशल एक्शन हो, चाहे सोशल रिसर्च हो, वो सभी अप्रत्यक्ष प्रणाली ही कहलाएंगी। इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा, पेपर में ये सवाल बनते भी हैं इस टाइप के। उसके बाद कहता है कि सेवार्थी को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए तथ्यों की विधियों की खोज होती है। बात करेक्ट है, जब भी हम कोई कार्य करेंगे रिसर्च के अंतर्गत, वो वैज्ञानिक ढंग से करें। और वैज्ञानिक ढंग का मतलब यही होता है भाई स्टेप बाय स्टेप करना कार्य, है ना। जैसे आप सोशल सर्विसेज करते हैं, जिसको हम समाज सेवा बोलते हैं, तो समाज सेवा में कोई वैज्ञानिक विधि वगैरह लागू नहीं होती है, कोई क्रमबद्धता लागू नहीं होती, कोई फॉर्मेट वगैरह लागू नहीं होता है, कोई सिस्टम लागू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें लागू होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तीसरे पॉइंट पे कहता है कि इसकी समाजकारी शोध की विशेषता में कि कार्यकर्ता यानी आप अपने आप को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रिसर्च में ना आप अपने आप को सोचिएगा सारे सवाल। तो सामाजिक कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है।
बात का करेक्ट है। आपके अंदर नवीन ज्ञान होते हैं, कुशलता होती हैं, प्रविधियां होती हैं, सिस्टम्स यानी विधियां होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी टेक्निक हैं, थ्योरीज हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, तभी आप किसी चीज़ पर कार्य करते हो, अन्यथा नहीं करोगे। आप एक सोशल सर्विसेज से पूछ लीजिए जो समाज कार्य ऐसे घूम घूम के करते हैं, बतेरे लोग आप जानते होंगे, आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई बताइए जरा कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होगा। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, इनको पता ही नहीं होगा। और अगर पता भी होगा, पूछना कि भाई बताओ स्टेप इसके क्या होते हैं, करने के तरीके, उनको ये भी नहीं मालूम होगा। तरीका होता है करने का काम एक, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता को मालूम होता है ये सारी बातें, इसलिए हम कहते भैया कि समाज कार्य अनुसंधान की खास विशेषता होती है इसकी। उसके बाद कहता है नवीन ज्ञान की खोज करना। रिसर्च बेसिकली मैं अगर बात करूं, पुराने तथ्यों को सत्यापित करना और नए सिद्धांत उभारना, नई अवधारणाएं लेकर आना, नए थ्योरीज लेके आना, ये सारे काम जो है सोशल रिसर्च का होता है। तो सामाजिक कार्य के अंतर्गत नए ज्ञान की खोज भी की जाती है। पहले से जो विद्यमान ज्ञान होते हैं उसको प्रमाणित कह लीजिए या उसको सत्यापित कह लीजिए, बात दोनों एक ही होती है। हम उसको सत्यापित करते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी कोई बात कही गई है तो आप उसको गलत ना करके आप आलोचना कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रमाण भी दे रहे हो उस चीज पर, है ना। अब आलोचना करोगे तो ऐसे प्रमाण, विदाउट प्रमाण मत करिएगा कभी भी। किसी की भी थ्योरी का अगर आप आलोचना कर रहे हो उसका प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए, तभी उस चीज को करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा कैसे करेक्ट माना जा सकता है आप लोगों को। जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन क्लेम लगाया है यूजीसी नेट का, उन नेट वालों ने क्या किया, आयोग ने कहा कि भैया आप प्रमाण दो, कहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके की चीजें, तो आपने कहा ठीक है प्रमाण देते हैं। तो आप लोगों ने भाई स्क्रीनशॉट लिया और भी किताबों से लिया, उस आधार पे आपने किया, उसको बोलते हैं हम लोग प्रमाणित करते हैं। उसके बाद सामाजिक घटना क्रमों में, ये क्रम लिखा है, क्रम, ठीक है, क्रमों में तो कारणों के शोध की जाती है। देखो बेसिकली जब भी कोई घटना घटित होती है समाज में, है ना, ये बात आप जानते हैं, कारण ये है कि अपनी इसी प्रवृत्ति से, अब मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है स्वभावतः अगर बात की जाए एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ना, और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह समाज में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्नों को खड़ा कर देता है ना। तो कहता है कि समाज में जो भी घटना घटित हो रही है उन घटना का क्रम आपको लिखना है और कारण भी बताना है। भाई घटना कितने बजे हुई, घटना क्या हुई, उससे किसकी क्षति पहुंची, ठीक है, क्या रीजन रहा है, किस, अच्छा यहाँ तक अगर कोई आपदा भी है तो उस आपदा के संबंध में भी उस डेटा को आपको कलेक्ट करना होगा, उस डेटा को भी कलेक्ट करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि समाज कार्य के अंतर्गत घटना को क्रमबद्ध तरीके से आपको क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना भी होगा। उसके बाद कहता है, ये विशेषता है, उसकी खास विशेषताएं हैं। उसके बाद कहता है कि सामाजिक समस्याएं बुराई के कारणों को पता लगाती है और उसके समाधान का उपाय करता है। ये तो साफ शब्दों में लिखा है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखिए और भी विशेषताएं हैं, जैसे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है सामाजिक घटनाओं को सूक्ष्म रूप में अध्ययन करना। सूक्ष्म का रूप का मतलब है एक प्रकार से माइक्रो, एक देखो मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। तो ध्यान सुनिएगा, समाज कार्य शोध में ना माइक्रो शब्द यूज होगा। आपको पेपर में सवाल पूछता है, कहता है कि बताइए समाज कार्य के अंतर्गत सूक्ष्म विधि कौन सी है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क लिखा रहेगा तो वहां पे आप लोग तो बेसिकली सभी लोगों को पता है कि भाई केस वर्क जो है वो भी एक प्रकार से माइक्रो का ही पार्ट है, और आपका सोशल रिसर्च भी माइक्रो का पार्ट है। अगर सामाजिक घटना के संबंध में रखेगा, सामाजिक घटना को किस तरीके से करोगे तब भी आप माइक्रो के संबंध में रखोगे। और अगर आपसे पूछेगा तो वहां पे जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क ना देकर आपसे परिवार दे दिया, व्यक्ति दे दिया, समूह दे दिया, समुदाय दे दिया, तो यहां पर आपको बता दूं मैं कि अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति ऑप्शन में सत्य जाएगा, और यदि व्यक्ति की बजाय परिवार है ऑप्शन में तो परिवार भी एक प्रकार से सूक्ष्म कहलाता है। उसे कभी भी आप ग्रुप मत कहिएगा, ये बात खास कर ध्यान रखिएगा कि परिवार में 2 से अधिक लोग रहते हैं इसलिए वो ग्रुप वर्क है, नहीं, वो सूक्ष्म वर्क है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और विधियों और पद्धतियों का प्रयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नवीनता विधियों का विकास करने पर भी बल देता। बात करेक्ट है, ये नहीं कि जरूरी केवल उपकरणों का और विधियों का ही, पद्धतियों का प्रयोग करें, यहीं तक नहीं सीमित है। समाज कार्य शोध के अंतर्गत आप टूल्स का प्रयोग कर दिया, आप मेथड्स का प्रयोग कर दिया, आप सिस्टम का प्रयोग कर दिया, यहां तक नहीं, आपको और भी चीजें इन्वॉल्व करनी है, नवीन विधियों का विकास भी करना है। नवीन विधियों का मतलब क्या होता है, बाय द वे रिसर्च जब करते हो तो नए मेथड्स निकल के आ जाते हैं कभी कभी, है ना। कोई काम करते हो तो नए कारण मिल जाते हैं, तो हमें पता चलता है यार ये इस कारण से ये चीजें होंगी,
हाँ बिल्कुल बात करेक्ट होगा, है ना। बहुत सारी मेथड्स विधि निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब आप रिसर्च करोगे, जब आप पीएचडी करोगे, तो पीएचडी के दौरान ना आपको थेसिस वगैरह मिलती है ना, तो आप बहुत सारे अपने मन से लिखेंगे। 500 वर्डों में लिखना पड़ता है थेसिस। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। जैसे आपने कोई गोल लिया, युवा पर कर रहे हो, जैसे दिव्यांग पर भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने देखने को मिलती है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। बात सब करेक्ट है ना। ये चीज़ें भी होंगी, नवीन जो भी ज्ञान होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जैसे हमें हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें किताबें में लिखी नहीं होती। जैसे मैं बहुत सारी टेक्निक वगैरह पढ़ाता हूँ, मैं आपको इंटरव्यू आप लगा सकते हो, आश्वासन लगा सकते हो, और भी चीज़ें लगा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक होती है। तो ये जरूरी नहीं केवल वही टेक्निक ही रहे आपके पास। अटेंडम में मान लीजिए किसी सेवार्थी को समस्या का समाधान करना है, और लग रहा है कि उसको बातचीत करूंगा तो उसका अट्रैक्शन जो है हमारी तरफ रहेगा उससे बराबर, है ना। तो ये कोई विधि है, बातचीत निकल गई, हम बातचीत करते करते ये विधि बन गई, तो उस विधि को भी आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि जो विधि दी गई है किताबी भाषा में उसी चीज को ही लगाओ। जो चीजें अटेंडम में मिल रहा है उसका समाधान होना चाहिए, कोई भी विधि हो तो उस विधि का मतलब क्रिएटिविटी वाले जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अटेंडम में उस चीज़ों को सृजन कर लेते हैं। उन चीज़ों को आप खासकर ध्यान रखिएगा। तो नवीन ज्ञान का सृजन भी इसमें शामिल होता है। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता ये भी होती है कि सामाजिक तथ्य और घटना के बीच पाए जाने वाले जो कार्य कारण खोज होते हैं, उनके संबंधों को भी निकाला जाता है। भाई जाहिर सी बात है, उसकी समस्या क्या क्या रीजन रही, उसकी समस्या है, मतलब कारण, तथ्य का पता लगाओ, वो भी एक प्रकार। और इसका कारण ये है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। और बात करेक्ट है। कोई डेटा अगर आप लेना भी चाह रहे हो, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर कोई डेटा मिल नहीं रहा, आप कोई एक डेटा पूछने का तरीका भी होता है। आप बातों बातों से पूछिए, एक दूसरे से लिख करते हुए पूछिए। कभी भी अगर आप जैसे गए कॉपी पेन लेकर, भाई बताइए आपका नाम क्या है, ठीक है, पिता का नाम क्या है, और उनका नाम पूछा, एक बार आपने लिखा, उनके पिता का नाम पूछा, फिर आपने कॉपी में लिखा, उनकी आय पूछा, फिर आपने, ऐसे नहीं होता है कभी रिसर्च। आप क्या करते हैं, फॉर्मेट यही होगा, लेकिन आप ना उनसे एक बार बात करिए कम से कम 15-20 मिनट बात करिए उनसे, 15-20, और उनसे पूरी बातचीत करके ना पूरा डेटा को कलेक्ट करिए, अपने माइंड में स्टोर करिए उस चीज़ को। भाई रिसर्चर हुआ, सोशल वर्कर हुआ, तो आप उनकी बातों को स्टोर करिए, और फिर उसके बाद आप वहाँ पर मेंशन करिए। और ऐसा नहीं कि आपने अभी एक बार बात पूछा कि भाई उसके परिवार के बारे में, और परिवार उसकी परिवार की क्या समस्या है, फिर आप टॉपिक उठा लिया समाज का, तो ये गलत है। पहले आप जितनी भी कंटेंट आ रही है परिवार के अंतर्गत, उस परिवार के अंतर्गत सारी बातों को पूछ लो, कोई बातें मत छोड़ो। सारी के तथ्य को, आप परिवार में कितने लोग हैं, उनके सदस्यों का क्या नाम है, उनका क्या आयु है, सारी डिटेल आप परिवार की पूछ लो, फिर आप समाज वाले आयाम कर जाओ, ठीक है। तब इस तरीके से काम होता है ना। यही बोला जाता है एक प्रकार से कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, और एक दूसरे से जब लिंक होंगे, जब डेटा मिलेंगे, तो आप उसको समस्या का आसानी से समाधान कर पाओगे, और आप किसी को बता भी पाओगे, हाँ यार ये बात, ये प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप आसानी से सत्यापित भी कर सकते हो, या उसका ये प्रकार से समाधान कर सकते हो। एक देखो और विशेषता है कि नए तथ्यों की खोज करेगा, पुराने तथ्यों का जो है पूर्व स्थिति सिद्धांतों में पुनर्परीक्षा या सत्यापन, या उसका आप एक प्रकार से कह सकते हो प्रमाणित करना, कार्यों को भी संपन्न किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अनुसंधान एक ऐसी विधि है जहाँ पे परिकल्पना उपयुक्तता में, देखिए परिकल्पना का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पहले कोई चीज़ क्या किया है, कोई चीज़ हमने कल्पना पे बना दी है, भाई दबे ये समस्या है, इस समस्या का समाधान इस तरीके से होगा। ये हमने क्या किया, हमने सोचा ही तो, हमने चिंतन ही तो किया, हमने कल्पना ही तो किया, है ना। अब इस कल्पना वाली जो प्रक्रिया में रिप्रेजेंट, यानी जो हाइपोथेसिस वाली प्रक्रिया जो रिप्रेजेंट होती है, वो कहीं ना कहीं जांच और परीक्षण पर ही बेस्ड होती है। परिकल्पना हमेशा जांच और परीक्षण के लिए होता है। इसको आप चार्ट कॉपी पे नोट कर लीजिए, पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है। परिकल्पना का मीनिंग केवल जांच और परीक्षण से ही होता है। आप ऐसे नहीं कहीं पे परिकल्पना, जैसे वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पनाएं होती हैं। अभी पढ़ेंगे आप लोग परिकल्पना के बारे में, तो उनमें केवल जांच होती है। अब मान लीजिए जांच की आपने, वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो गई, तो गलत हो गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप वहीं पे छोड़ देंगे, आप नल हाइपोथेसिस लगा दीजिए। नल हाइपोथेसिस भी अगर गलत हो गई तो आप अल्टरनेट तो हमेशा कहा गया है कि अल्टरनेट का मतलब वैकल्पिक, वैकल्पिक हमेशा जांच पर आधारित होती है, हमेशा जांच पर आधारित होती है, ठीक है। पढ़ेंगे अभी आप आगे। उसके बाद सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं, उन निष्कर्षों को प्राप्त करने के प्रयोग करने, निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में
निष्कर्षों के सिद्धांत के रूप में प्रयोग करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। बिल्कुल, मैंने पहले बता दिया, सिद्धांत हो या अवधारणा हो, प्रिंसिपल्स हो, कौशल हो, विज्ञान, जो भी चीज़ें हो, उसका निर्माण होता है। ये एक प्रकार से उसका विशेषता है। विशुद्धि ज्ञान के खोज पर जोर देता है। अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई डेटा गलत है, कोई चीज़ें एरर्स है, अगर आपको लगता है तो आप उस पर शोध करते हो, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आपने दिव्यांगत्व पर किया है, दिव्यांग बच्चों पर, तो दिव्यांग बच्चों को आप पता लगाना पड़ेगा कि भाई कि कहाँ से दिव्यांगता आई है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई कि ये भगवान का या ईश्वर का देन है, तो आपको ये पता लगाना है ये ईश्वर की देन नहीं है, रीज़न पता लगाना है। रीज़न भाई हो सकता है कि जन्म से पहले की रीज़न हो, जन्म के समय का रीज़न हो सकता है, ठीक है, या जन्म के बाद का रीज़न हो सकता है रीज़न। वो बेसिकली क्या है, वही विशुद्ध ज्ञान है, उसी का खोज करना है। और जब आपको खोज पता चल जाए कि भाई हो सकता है उसने टीकाकरण सही से ना लगाया, उसने रिएक्शन कर दिया हो सकता है उसमें उसके कुछ औजार ऑपरेशन हो रहा होगा, औजार से उसके सिर पे चोट लगी हो, इसकी वजह से वो दिव्यांग हो गया, हो सकता है। देखो मे भी यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है। ये नहीं कहोगे कि डेफिनेटली यही समस्या है, नहीं, ये हो सकता है। इसलिए कहा जाता है विशुद्ध ज्ञान की जो है हमें उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना, उसको खोजना पड़ेगा भाई समस्या क्या थी, कहाँ से रीज़न था। तो ये कहता है वहाँ, साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद देखिए, ये आपका उद्देश्य है, आप उद्देश्य भली भांति तरीके से परिचित हैं और जानते भी हैं, है ना। तो देखिए, समाज कार्य शोध का जो है जो है, अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य, मुख्य लिखा हुआ है, मुख्य उद्देश्य समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार के संबंध में स्थापित करना होता है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, विकास करना और उसका समाज कार्य क्षेत्र का उपयोग करना, ताकि व्यक्ति और समूह समुदाय लाभान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल बात सही, इसका मोटो तो यही होता है कि भाई केस वर्ग, ग्रुप और कम्युनिटी वर्ग को क्या हो सके, लाभ मिल सके। क्या हो रहा है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समाज कार्य की अवधारणाओं का प्रेक्षण करना, मान्यता प्राप्त करना, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो अवधारणा का विकास करना होता है, सामाजिक नीतियाँ, क्रियाओं और कानून को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्या के समाधान के संबंध में होना, व्यक्तिक और सामाजिक विघटन के कारणों की खोज करना, भाई क्या दिक्कत आ रही है कि लोग परिवार जो है विघटित हो रहे हैं, उनको एकत्र करना, उनको संयुक्त परिवार से जोड़ना है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई अच्छा पालन पोषण हो जाता है जो है, अगर हम बात करते हैं एकाकी परिवार में, तो ये सही बात है, ऐसा नहीं है। यूनिटी बनी रहती है संयुक्त परिवार में, इसलिए संयुक्त परिवार रहे तो सबसे बेटर है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न अनुसंधान विधियों के द्वारा अधिक परिष्कृत और परिमार्जित करना, समाज कार्य की पद्धति में अधिक से अधिक सहयोग और की स्थापना करना, विकास हेतु समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के क्षेत्रों में हमें पता लगाना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, है ना, इस तरीके की बात होती है। उसके बाद देखिए, व्यवहारिक उद्देश्य है, व्यवहारिकता के शोध के अंतर्गत यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि समाज कार्य से उत्पन्न समस्याओं का समाधान में सहयोग देना होगा, समाज में व्याप्त जो संघर्ष है उसकी स्थितियों को समाप्त करना होगा, बिल्कुल बात करेक्ट है। फिर सामाजिक योजनाओं का निर्माण करना होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप योजना का निर्माण नहीं करोगे तो समुदाय के लोगों को, समूह के लोगों को, उस व्यक्ति को कैसे आप उजागर कर सकते हो, कैसे आप जागृत कर सकते हो उनको, ठीक है। तो ये होना जरूरी है। फिर ऐसी समस्याएं जो भविष्य में आने वाली हो, उन समस्याओं पर नियंत्रण, जैसे आपदा होती है, आपदा आप पता चल जाता है ना पहले कि भाई हो जाता है, ये चीज़ें पता चल जाती है कि भाई वहाँ का मौसम खराब होने की वजह से आपदा होने की संभावनाएं हैं, तो आप उससे पहले से चेतावनी दे दो, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत सारी होती हैं भाई। ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ से ये अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये बहुत व्यापक विकराल रूप धारण कर सकती है आने वाले भविष्य में, तो इसलिए आप उससे आगाह कराना या एक प्रकार से उसका समाधान करने के लिए इस कदम को भी आप उठा सकते हो। तो ये व्यवहारिक उद्देश्य होता है। सामाजिक कंट्रोल यानी सोशल नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण में सहायता देना, समाज कार्य शोध में व्यवहारिक उद्देश्य पूरे समाज संगठन के लिए बनाए रखने में सहायता करना, ये बेसिकली उसका उद्देश्य होता है। सैद्धांतिक उद्देश्य, ठीक है, सामाजिक जीवन को विघटित होने वाली जो घटना है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, सैद्धांतिक उद्देश्य कहलाता है। जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उन तथ्यों के आधार पर उसके वैज्ञानिक अवधारणा का प्रमाणीकरण कर दो, सैद्धांतिक। जाहिर सी बात, सिद्धांत बना रहे हो तो प्रमाणित जरूर करना पड़ेगा आपको। सामाजिक जीवन को समझना और उसे अधिक नियंत्रित करना, ये सैद्धांतिक उद्देश्य बन जाते हैं, ठीक है। ईजी है सारे के सारे। तो ये उद्देश्य का टॉपिक था, मैंने अभी आपको उद्देश्य फिनिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। मैंने पहले भी आप लोगों से बता चुका हूँ वस्तुनिष्ठता के बारे में, एक शब्दों में और बताना चाहूँगा ताकि आप ये आसानी से इसको क्लियरफाई कर सकें कि समाज कार्य शोध बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है वस्तुनिष्ठता का, है ना। बाकी उसके अंतर्गत क्वालिटी से संबंधित होता है ये, और इससे पहले हम वस्तुनिष्ठता को अगर हम बात करें, जैसे पूर्वाग्रह और भेदभाव रहित होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी वस्तुओं के आपने आधार पे आप उसका भेदभाव करना शुरू कर दिया,
आपको अच्छा लगा भाई व्यक्ति, आपको वो गांव अच्छा लगा, उस गांव में आपने रिसर्च कर दिया, ठीक है, आप वो ग्रुप अच्छा लगा आपको तो उस ग्रुप का आपने अध्ययन कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी पर्टिकुलर किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना, अगर हम बात करें वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव को देखना चाहिए। जब भी कोई घटना आपको मिले तो उस घटना के संबंध में इसी तरीके से काम आपको करना पड़ेगा। तो सोशल वर्कर को यानी आप लोगों को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए और दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। साक्ष्य के भली भांति तरीके से उसका जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, उसकी परीक्षण कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको सत्यापन करना चाहिए किसी चीज़ को। ये नहीं कि आप तुरंत कर दो, यही आपकी क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे समाज कार्य के रिसर्च के प्रकार, और ये टाइप के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7-8 हैं, और इसके बारे में कल आप लोगों से बात करूंगा, आज नहीं, ठीक है। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आवाज़ वगैरह जा रही थी कि नहीं कि बेस्ड है, इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। जो व्यवहारिक होता है, जैसे मैंने समाज द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान में सहयोग कर रहे हो आप, भविष्य के बारे में उसको बता रहे हो, सामाजिक कंट्रोल कर रहे हो आप, जहाँ शोध अनुसंधान के माध्यम से अज्ञानता अंधविश्वास को समाप्त कर रहे हो, वो क्या है, वो आपका व्यवहारिक जो है शोध है, वो आपका व्यवहारिक शोध है। जो ऐसे एक समान उद्देश्य की बात है, समान उद्देश्य बेसिकली पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा था कोई समान उद्देश्य है, लेकिन हाँ, इन्हीं उद्देश्यों के बारे में एक विद्वान थे जिनका नाम था फ्लेचर। फ्लेचर महोदय ने ये बात कही कि भैया कि समाज कार्य अभ्यास के दौरान जो प्रयोग में की जाने वाली जो निदान उपचार और प्रविधियों को जो आप उपयोग कर रहे हो, जहाँ पे विकास हो रहे हैं इन अनुसंधान वगैरह के, या आप कह लीजिए मेथड्स वगैरह का, तो वो बेसिकली एक समान है। जाहिर सी बात है, रिसर्च में ये चीज़ें होंगी, तो इसलिए उसे समान में रखा गया, उसे समान में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे, केवल उद्देश्य पूछेगा, और उद्देश्य इन्हीं में से आप लोगों से अपने शब्दों में वो दे सकता है। मैंने अपने शब्दों में बताया है, वो उसके शब्दों में हो सकते हैं, बस यही इतना केवल आप ध्यान रखिए। बाकी ये पूछिए कि व्यवहारिक उद्देश्य बताइए, सैद्धांतिक उद्देश्य बताइए, विशेष उद्देश्य बताइए, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ऐसे में, है ना, ठीक है। और बताइए प्रज्ञा। जी सर, क्लियर है। ठीक है, और पूछे, और भी किसी, मनीषा, अनीता, भारत, चंद्रराम, किसी को भी कोई अगर डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं, है ना। प्रज्ञा, अभी के लिए नहीं है सर। अभी के लिए नहीं है, चलो। सर मेरे एक सर मेरा एक परिवार से सर, फैमिली से सर डाउट है सर, महिला किसको कहेंगे, लड़की किसको कहेंगे सर? देखिए, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया, महिला बेसिकली विवाहित को कहा गया, महिला जो बोला गया वहाँ पे वो विवाहित को बोला गया, लड़की जो बोला गई उसको अविवाहित को बोला। मतलब एक परिवार में, जैसे परिवार के जो है ना काम डिवाइड है, तो उसमें ये कहा गया कि भैया महिला का कार्य जैसे क्या, घर का साफ सफाई करना, घर का कार्य करना, ये बताएगा परिवार में। परिवार में पुरुषों को काम बताया, धनो उपार्जन को लेकर बताएगा। बेटे को काम बताया गया कि भाई साग सब्जी वगैरह मार्केट से लेके आना। लड़कियों का काम ये बताया गया कि उसमें जो है माता का मदद करनी या हेल्प करना, घर गृहस्थी या घरेलू कार्यों में मदद करना, ये एक लड़की शब्द, इस तरीके का शब्द यूज परिवार में किया गया था, है ना। महिला का जो विवाहित से यूज किया गया, लड़की जो शब्द यूज किया गया, उसकी बेटी से यानी बच्ची से कार्यों को लेकर बात की गई, उस पर बात कार्यों। एक मिनट सर, हम यहाँ पे कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे कि इन्होंने पूछा कि महिला और लड़की में क्या डिफरेंस है, तो सर जब हम किसी एक बोला जाए कि मतलब एक ऑफिशियली अगर लैंग्वेज यूज करते हैं, तो किसी भी लड़की जो 18+ होती है उसके लिए महिला शब्द ही मेंशन किया जाता है। जब भी आप कहीं देखते हैं रजिस्टर में कहीं मेंशन होता है तो प्रज्ञा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल प्रज्ञा आपने सही बताया। ये भी आप समझ सकते हो कि महिला जो शब्द यूज होता है 18+ या शादीशुदा हो या 18 बिलो हो, नीचे हो, तो लड़की शब्द यूज होता है, ये भी करेक्ट है। परंतु इन्हें परिवार के परिप्रेक्ष्य में पूछा था, तो परिवार के आधार पे जो मैंने बताया वो आपका करेक्ट रहेगा। बाकी अगर अदर परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो जो मैडम अभी बताई हैं वो करेक्ट था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। सर वीडियो तो जब भेज दीजिएगा सर, ये रिसर्च वाले सर। हाँ बिल्कुल, श्योर भेजूंगा। कल रिसर्च में फिर आप लोगों को ज्वाइन होना है, और कल रिसर्च आपका समाप्त करूंगा, और इसी तरीके से आप रिसर्च का इसके संबंध में जब मैं पेपर करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। DSSS की बच्चे जो हैं DSSS के, वो खास कर इस क्लास को मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बहुत बच्चे इस सवाल को बहुत टफ समझते हैं, टॉपिक को, और गलती करके आ जाते हैं। तो अगर आप क्लास सही समय पर लेंगे तो ये 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर क्लास लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे,
पक्का बता रहा हूँ। केवल आप इस सब क्लास को आप अटेंड करना बस। मैं अभी यूजीसी नेट का ये पीएचडी उसके अंतर्गत नहीं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी नेट का रिसर्च नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अभी मेन चीज़ों को केवल फोकस कर रहा हूँ, वो भी DSSB का, ठीक है। तो यूजीसी वाले बच्चे जो 8:30 बजे वाले क्लास में जो PDF मांगते हैं, वो उनके लिए वो PDF नहीं है, प्लीज़ उस PDF को ना मांग करें आप लोग, क्योंकि वो PDF उनके लिए अलग से 2024 की बनेगी, ठीक है, रिसर्च की वो दूसरी रहेगी। यहाँ अभी मैं केवल DSSB को पढ़ा रहा हूँ, DSSB के लिए ये PDF है ना। आपकी भी PDF नहीं बनाई गई है, अभी यूनिट नंबर 10 की केवल PDF बनी है बस। बट वीडियो भेज दीजिएगा सर, हाँ, वीडियो भेज देंगे, वीडियो तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, अगर आप ज्ञान ले रहे हो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हाँ सर, ये भी ओके, UGC थैंक यू सर, गुड नाइट में सर। गुड नाइट सभी लोगों से, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।